नाजरीन ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अपने प्रोग्राम की तरफ वापस चलते हैं, सवाल जवाब लेते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो। हेलो। जी। हेलो अली भाई, कैसे हो? खैरियत। अली भाई, मैंने आपका लास्ट टू लास्ट प्रोग्राम में आपसे पूछा था कि हम हेयरिंग पे जा रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन से शादी की हुई है उस लड़के ने। अच्छा। और उसके पास कोई ये एविडेंस नहीं था कि वो ट्रीटी राइट करती थी, इसलिए उसने इन्वेस्टिगेटर से ये प्रूव कराया था कि वो जॉब सीकर अलाउंस लेती है। ठीक। तो हम हेयरिंग पे गए थे, उन लोगों ने इस चीज को माना कि हम ये काफी स्ट्रांग ग्राउंड है, हम मानते हैं इसको। मगर वो कहता है, वो होम ऑफिस का वो कह रहा था कि मैंने सिर्फ एक कॉल करनी है, तो पूछना है, जैसे सिर्फ कंफर्म करना है कि वो वाकया में वो करती जी। थी ये क्या वो हाँ, कि वो जॉब सीकर्स वगैरह ले रही थी कि नहीं। जी। ये ओके। तो उन लोगों ने जज ने भी इसको माना कि काफी स्ट्रांग ग्राउंड है, वो भी मान रहा था कि स्ट्रांग ग्राउंड है। वो कहता मैं अभी हाँ कर देता हूँ, सिर्फ मैंने एक कॉल करके पूछना ही है जॉब सेंटर ठीक है, से। फिर क्या हुआ? अब आपने मुझसे क्या पूछना? उनसे यही पूछना है कि वो लेती थी कि रिपोर्ट में सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो उन लोगों ने कहा, वो सामने से कह रहे थे कि उसका एनआई नंबर दो, हम बता देते हैं। एनआई नंबर नहीं था उस वक्त। जी। तो होम ऑफिस ने 6 वीक का टाइम ले लिया है। ठीक है। तो अभी मैंने पूछना है कि अभी क्या चांसेस है हमारे। ओके, चले मैं बताता हूं आपको। इतनी सी बात पूछनी थी और आप इतनी देर से बात कर रही हैं। देखिए, जो सारी बात है चांसेस की, चांसेस मैं आपको कभी भी यहां पे नहीं बता सकता, बिकॉज एक इंफॉर्मेशन वाला प्रोग्राम है। यहां पे मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन के अलावा एडवाइस नहीं कर सकता। लेकिन जो आपने मुझे बात बताई है कि आपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से सारा पता करवाया कि जी वो काम करती रही, नहीं करती रही, क्या करती रही। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो ये कि जी वो इस थ्रू आउट इस टाइम के लिए जो आपका एविडेंस होना चाहिए था कि वो एक्सरसाइज कर रही थी अपने ट्रीटी राइट्स इन द यूके। अब वो चाहे बेनिफिट्स लेते हुए कर रही थी, चाहे काम करते हुए कर रही थी, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हुए कर रही थी। अब अगर वो आपकी कॉन्फर्मेशन मिल गई है, अब जो 6 वीक्स का टाइम दिया गया है होम ऑफिस को, वो एडजर्न इसलिए किया गया होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उस इन्फॉर्मेशन को वो डबल चेक कर सकते हैं। अब होम ऑफिस ने जाके उस चीज को डबल चेक करना है। अगर उनको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ वाकई वो यहां पे थी और वो काम कर रही थी और जो आपने कहा है वो सब कुछ सही है, तो आपकी अपील अलाउ हो जाएगी। अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं ऐसा नहीं था और कोई उनको कन्फर्मेशन नहीं मिल सकती, तो आपको वो आके बता दें कि जी हमें ये चीजें नहीं मिली, देयरफॉर हम अभी भी इसको रिफ्यूज करते हैं। और जज की तरफ से आपने अपना पॉइंट प्रूव करना है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या जो होम ऑफिस कह रहा है वो सही है। अब वो दोनों की तरफ से जब इंफॉर्मेशन दी जाती है, होम ऑफिस ने एक गवर्नमेंट बॉडी होते हुए उन्होंने इंफॉर्मेशन लेनी है अपने दूसरी एक लिम्ब से जो कि बेनिफिट्स एजेंसी होगी, वहां से उन्होंने इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर वहां से उनको इंफॉर्मेशन आ जाती है इन राइटिंग कि नहीं वो ये बेनिफिट्स नहीं ले रही थी, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वहां से इंफॉर्मेशन इन राइटिंग आ जाती कि हाँ वो ले रही थी बेनिफिट्स, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की इंफॉर्मेशन सही है, देन यू आर फाइन, फिर आपकी अपील अलाउ हो जाएगी उस बेस पे। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने आपसे पूछना है कि वो राइट रिटेन करने की एप्लीकेशन करनी थी। 3 साल पहले लाइक एक यूरोपियन लड़की बुल्गारियन से शादी हुई थी। तो वो पूछना ये था कि वो लाइक 3 साल वो कैसे कंसिडर करते हैं, लाइक जिस दिन आपकी शादी हुई थी या जिस दिन आपका स्टेटस लग के आया था। अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो इस पे क्या आप वो डिस्क्रेशन लीव देंगे या परमानेंट रेजिडेंस देंगे? और ये है कि ये भी पूछना था कि अगर दोबारा आपने शादी करनी हो यहाँ से लाइक पाकिस्तान से, तो आप क्या इस दौरान कर सकते हैं या आपको वेट करना चाहिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए? दौरान का मतलब क्या कि आपको स्टेटस नहीं मिला? नहीं, स्टेटस मिल चुका था, लाइक 2008-9 में स्टेटस मिला था। अभी ठीक है, अभी आपके 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए ना? थी उस हिसाब से तो वो 3 साल यानी कि मुकम्मल हो रहे हैं जी। लेकिन जब वो स्टेटस जो है वो लग के आया था 8 महीने बाद, मैं समझाता हूं आपको। 3 साल हुए हैं। चले मैं आपको बताता हूं कैसे होता क्या है, रूल है क्या। रिटेंशन ऑफ राइट्स, इसका मतलब क्या है? जब आप किसी यूरोपियन नेशनल से शादी करते हैं और आप उनके स्पाउस बन के आपको स्टेटस मिलता है 5 इयर्स का, उसका मतलब यह होता है कि आपको एक्सेप्ट किया गया कि आप यूरोपियन नेशनल के फैमिली मेंबर हैं। और यूरोपियन नेशनल भी कौन? हु इज एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स इन द यूके। अब वो ट्रीटी राइट्स क्या बला होती है कि जी वो काम कर रहे हैं या वो स्टूडेंट हैं या वो कोई बेनिफिट्स, जैसा अभी पिछले कॉलर ने बताया कि वो जॉब सीकर्स अलाउंस पे थे। सो जो भी चीज होती है किसी ना किसी तरह से उन्होंने प्रूव करना है कि वो एक्सरसाइज करते रहे अपने ट्रीटी राइट्स को इन द यूके ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम।
अब बात क्या होती है, जब आप शादी करते हैं किसी से, फैमिली मेंबर आप कब बनते हैं? फैमिली मेंबर आप तब बनते हैं जब आप किसी से शादी करते हैं। सो टाइम आपका वहीं से शुरू होना चाहिए। अब आगे जाके आपको वीजा मिलने में कितना टाइम लगता है, कई दफा 2 साल लगा देते हैं, कई दफा 6 महीने लगाते हैं, कई दफा 8 महीने लगाते हैं। तो क्या उसका मतलब वो टाइम पीरियड आपका स्टार्ट ही नहीं होगा? नो, उसका मतलब ये होता है कि जब से आपकी शादी हुई है वहां से आपका आर्ग्यूबल केस बनना शुरू हो जाता है। अब रिटेंशन ऑफ राइट की जो बात आती है वो कहां पर आती है? शादी आपने की, लाइफ आपकी चल रही है, अनफॉर्चुनेटली आपकी शादी नहीं चलती, नहीं कामयाब होती, प्रोवाइडेड आपने कम से कम 3 साल यूके में, प्रोवाइडेड कम से कम 3 साल आपकी शादी कायम रही, प्रोवाइडेड कम से कम उन 3 सालों में से 1 साल आपने यूके में जरूर गुजारा, तो फिर आप अपना राइट रिटेन कर सकते हैं। जिसका मतलब सिर्फ यह होता है कि अगर अभी 3 साल गुजरे हैं आपके 5 साल के स्टेटस को, तो अभी आप और उसके अंदर रह सकते हैं, आपको निकाला नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड कि जो यूरोपियन नेशनल जिसके आप स्पाउस थे, जिसके आप फैमिली मेंबर थे, वो अभी भी अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहा हो या कर रही हो। सो अगर आपकी केस में आपकी वाइफ थी, अगर अब आपकी डिवोर्स हो गई है, लेकिन वाइफ अभी भी आपकी यूके में रह रही हैं, अभी भी अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं, तो अगले 2 साल में अगर आप यहीं पे रहते हैं, काम करते रहते हैं, अपने आप को लुक आफ्टर करते रहते हैं विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, जैसे कि आपके यूरोपियन नेशनल फैमिली मेंबर ने करना था, तो उस बेस पे आपको 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है। वो ये नहीं है कि आपको डिस्क्रिशनरी मिलेगी, वो ये नहीं है कि जी 3 साल कंप्लीट कर लो तो फौरन एप्लीकेशन दे दो तो ठप्पा लग कर आ जाएगा। डजंट वर्क लाइक दैट। आपने फिर भी 5 साल पूरे करने हैं। वो 5 साल के एंड पे आपने प्रूव ये करना है कि जब 3 साल के बाद आपकी शादी खत्म हो गई थी तो आपने अपना राइट रिटेन किया था, और उस बेसिस पे रेगुलेशन 10 के मुताबिक अभी भी आपकी जो स्पाउस है उसने यहां पे 5 इयर्स अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज किए। अगर वो 5 इयर्स उसने एक्सरसाइज कर लिए तो उसकी बेस पे वो मानेंगे कि हाँ आपने अपना राइट रिटेन किया था, जिस बेसिस पे आपको अब आगे से परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा। इसमें डिस्क्रिशनरी वाली कोई बात नहीं आती। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। काफी टेक्निकल एरिया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, बहुत सारी चीजें उठती हैं, और अक्सर औकात छोटी छोटी जरा सी बातों के ऊपर केस का फैसला होता है। मैं आपको अभी यहाँ पे जो सारी बात बताई है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की हद तक बताई है। अगर आप अपनी कोई पर्सनल केस को पूरी अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे आपके तमाम फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, आपके तमाम फैक्ट्स को देखना पड़ेगा, ओनली देन मैं आपको एडवाइस कर सकूंगा। ऑलराइट जी, अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैंने अपने भाई के बहाव से सवाल करना है आपसे। बताइए। तो जी, मेरा भाई 2000 तकरीबन 8 में इधर आया था। अच्छा। तो उसने एक रिफ्यूजी स्टेटस वाली लड़की से शादी की थी, ठीक। उसमें से उसका एक बच्चा है। तो 2010 में उसने बच्चे के बहाव पे FLRO की एप्लीकेशन जमा करवाई होम ऑफिस में, जो कि तकरीबन 28 डेज बाद ही रिफ्यूज हो गई थी होम ऑफिस से। उसके बाद उसने उसको अपील का राइट भी नहीं था, तो उसने अपील भी नहीं की तकरीबन। अब 2011 में उसके बच्चे को वो स्टेटस मिल गया था, ब्रिटिश पासपोर्ट वगैरह मिल गया, तो उसके सोलिसिटर ने फर्दर वो डॉक्यूमेंट्स लगा के होम ऑफिस में भिजवा दिए पहली एप्लीकेशन के बहाव पे कि ये इसका बच्चा ब्रिटिश हो गया, और अब वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता। उसको उसकी वाइफ ने भी लिख के दे दिया था कि इसको बच्चे से मिलने की इजाजत है। ठीक है। तो उसको डाली को भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स भेज के एप्लीकेशन डाली को तकरीबन 8-9 मंथ हो गए हैं। तो होम ऑफिस से एक्नॉलेजमेंट लेटर तो आ गया था कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो मिल गए हैं, हम इसको रिकंसिडरेशन कर रहे हैं। तो एमपी की तरफ से भी लेटर लिखवाया, जवाब नहीं आ रहा। मेरा सवाल यह है कि अब हम इस केस को हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं कि वो होम ऑफिस वाले जवाब नहीं देते, तो क्या करना चाहिए? चले मैं बताता हूँ जी। प्लीज, बड़ी मेहरबानी। अगर मुझसे पूछे आप, तो मैं जो आपको बताऊंगा यहाँ पे वो ये है कि पहले जब आपकी एप्लीकेशन डाली गई थी, आपकी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन थी, उसमें आपने होम ऑफिस की फी जमा कराई, उन्होंने उसको कंसिडर किया और रिफ्यूज कर दिया। अब वो एप्लीकेशन रिफ्यूज होने के बाद आपने अपील भी एक्सरसाइज नहीं की, खैर अपील का राइट मिला नहीं आपको, आपने जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। सो एज फार एज द होम ऑफिस इज कंसर्न, वो एप्लीकेशन अब आपकी खत्म हो चुकी हुई है, उसके अंदर और कोई जान नहीं। अब आपने जो नई रिप्रेजेंटेशंस की हैं वो आपने भेजी, आपने कहा कि जी उनको उसके साथ कंसिडर किया जाए क्योंकि हमने पहले फी पे कर दी हुई है। मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ होती है, आप इस तरह की जब चीज़ करते हैं तो वो आपकी रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन काफ़ी अर्सा पड़ी रहती है। पहले होता था कि फिर भी 6-8 महीने बाद कोई जवाब आया था, आजकल तो सवा साल गुजर गया है और फिर भी कई रिकंसिडरेशन का जवाब नहीं आए। सो मैंने जो चीज़ अब करनी शुरू की है, मैं ये कहता हूँ कि बजाय इससे कि आप अपनी ज़िंदगी को ऑन होल्ड रख के बैठे रहें और इंतज़ार करते रहें कि जी पता नहीं कब करेंगे, हाई कोर्ट में जाओ, ये करो वो करो, वो सब करने के बजाय होम ऑफिस की फ़ी दोबारा लगा के
नई एप्लीकेशन कर दीजिए, क्योंकि जब आपकी होम ऑफिस की फी जाती है तो होम ऑफिस को उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अब वो जब उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे अपने सेट टाइम के अंदर, तो उसमें उनको जवाब प्रॉपर लीगल बेसिस पे देना पड़ेगा। अब लीगल बेसिस क्या है आपके भाई की एप्लीकेशन का? ही इज अ पर्सन जो यूके में, जिसके पास कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन उसका बच्चा है जिसके साथ वो राइट्स ऑफ एक्सेस एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी वो अपने बच्चे से मिलते हैं और बच्चे के साथ उनकी फैमिली लाइफ बनती है यहां पे। अब वो जो फैमिली लाइफ बनती है या जो आर्टिकल 8 की लाइफ बनती है, उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और वो इंटरफेरेंस रोकने के लिए जो हम बात करें, पैराग्राफ 248 की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, वो इसके अंदर आता है। अब पैराग्राफ 248 इमिग्रेशन रूल्स का ये कहता है कि अगर आपका बच्चा यूके में है और सेटल्ड है और आप उसके साथ राइट्स ऑफ एक्सेस रखना चाहते हैं, तो आपको उसकी बेस पे स्टेटस मिलेगा। आपके भाई के पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, वो यहीं से अप्लाई करें, एप्लीकेशन देके, होम ऑफिस की फी देके, और उसकी बेस पे उनको स्टेटस मिले, यानी उनको यहां पे डिस्क्रिप्शन लीव मिलेगी। दूसरी चीज वो ये कर सकते हैं कि अगर उनकी वाइफ ने भी लिख के दे दिया कि हाँ ये बच्चे से मिल सकता है और मिलता है और इसकी फैमिली लाइफ एग्जिस्ट करती है और ये आगे भी बच्चे की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करना चाहता है और करता रहेगा और मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस अगर वो ये प्रूव कर सकते हैं कि वो अपने आप को फाइनेंशियली लुक आफ्टर कर सकते हैं, अपने आप को अकोमोडेट और मेंटेन कर सकते हैं विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, बेहतर ये होगा कि वो वापस जाएं पाकिस्तान, वहां से जाके वो वीजा लगवा कर आए, क्योंकि फिर उनको 1 साल का वीजा मिलेगा। वो 1 साल का जो वीजा मिलेगा वो पैराग्राफ 248 के तहत मिलेगा। उसका फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि वो यहां पर आके 1 साल बच्चे के साथ दोबारा गुजारेंगे, यानी बच्चे से मिलना, कॉन्टैक्ट रखना, सारा कुछ वो दोबारा गुजारेंगे, और उस 1 साल के एंड पे वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है सबसे तेज तरीन तरीका है इंडेफिनिट लीव लेने का। अगर वो इस रास्ते पे चलते हैं तो उनको 1 साल के बाद इंडेफिनिट लीव यहां पे मिल जाएगी। दूसरी सूरत में ये है कि उन्होंने जो अभी रिप्रेजेंटेशंस की हैं, उन्हीं रिप्रेजेंटेशंस को उठा के होम ऑफिस की एप्लीकेशन के अंदर डाल के, होम ऑफिस की फी लगा के उसको भेजें, उनको 1.5-2 महीने में, 3 महीने में जवाब आ जाएगा। एंड होपफुली अगर सब कुछ अच्छी तरह से तैयार किया गया है तो उनको साल की या 2 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिल जाएगी, जिसके बाद वो फिर अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन के लिए, फिर अप्लाई करेंगे जब तक उनको 6 साल नहीं हो जाते। दूसरी सूरत में ये, जिससे मैंने कहा, वो वापस जाएं, वीजा लगवा कर आए वहां से, वो उनके लिए ज्यादा तेज एक रास्ता होगा अपना स्टेटस हासिल करने के लिए। ऑलराइट जी, अगली सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई, मैंने अपने बारे में पूछना था जी। मैं 2006 में आया था अप्रैल में, हाँ, तो मेरा 1 साल का वर्क परमिट था। ठीक। तो अभी मुझे अप्रैल में 6 साल हो जाएंगे। तो क्या मेरा इधर कोई, मैंने अभी तक कोई असाइलम वगैरह या कोई एप्लीकेशन नहीं डाली ना। अच्छा, तो मेरा कुछ हो सकता है इधर? तो मतलब आप 1 साल के वर्क परमिट पे आए थे? मैं 1 साल के। और उसके बाद कुछ भी नहीं किया? नहीं, कुछ भी, कोई एप्लीकेशन कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी सर, आपको सिंपल बात तो मैं यही बता सकता हूं कि आप किसी रूल में नहीं आते, आप किसी और ऐसी कैटेगरी में नहीं आते कि जिसमें हम कह सकें कि जी रूल्स के तहत आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हद है कोई केस बनेगा, आर्टिकल 8 के अंदर, ह्यूमन राइट्स के अंदर ही बन सकता है, और उसमें यही होगा कि हम जो कहेंगे कि जी एक बंदा यहाँ पर आया, आके वो इतना सेटल हो गया है कि अब वो वापस नहीं जा सकता। अब आपके फैक्टर्स क्या है मैं अभी नहीं जानता, लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी एप्लीकेशन तैयार करनी हो तो आपका वकील आपके फैक्टर्स को देखेगा, जिसमें आपका काम है, हो सकता है आपने बिजनेस बना लिया हो सकता है आपने शादी कर ली हो सकता है आपके बच्चे हों यहाँ पे, हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड हो आपकी, जो कुछ भी हो, जो भी आपके फैक्टर्स बनते हैं जो आपको यूके के साथ कनेक्ट करते हैं, उसकी बेस पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक और चीज मैं जो हमेशा कहता हूं वो जरा कानून से हटके होती है, लेकिन उसमें क्या है, वो एक प्रैक्टिकल फायदे वाली बात है। एप्लीकेशन तो डालें, अपने आप को सिस्टम में तो लेकर आए। अगर आप अपने आप को सिस्टम में ही नहीं रखेंगे, किसी को मालूम ही नहीं कि आप यहां एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर आप सिस्टम में अपने आप को डालते हैं, कल को कोई पॉलिसी आती है, कल को कोई ऐसी चीज आती है जो आपको फायदा दिला सके इसके अंदर, तो वो तो उन्हीं को देगी ना फायदा जो लोग सिस्टम में नजर आ रहे होंगे या जिन लोगों ने कभी कोई एप्लीकेशन डाली होगी। सो इन एनी केस मैं आपको यही कहूंगा कि एप्लीकेशन डालें, उसको फाइट करें अपने जो भी, क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप यहाँ पे अभी कॉल कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा कुछ हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आप यहाँ पे सेटल्ड हैं और आप यहाँ पे रहना चाहते हैं। सो उस बेस पे वही चीज आपने प्रूव करनी है होम ऑफिस के सामने या जज के सामने। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एप्लीकेशन करें और वो एप्लीकेशन करके उसके बाद फिर उसका जवाब का इंतजार करेंगे क्या आता है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको पहले रिफ्यूज करेंगे, फिर आगे से आप उसको फाइट करें, देखने के बाद कि वो रिफ्यूजल लेटर में क्या कहते हैं। ऑलराइट जी, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं बता सकता। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी अस्सलाम।
जी मैं क्वेश्चन पूछना था, दो छोटे क्वेश्चन थे, इसके बारे में जरा जवाब मुझे क्लियर नहीं मिला। मैं टियर 1 जनरल से हूँ यहाँ। मेरा बेबी बॉर्न हुआ 6 नवंबर 2011 को। ठीक। तो अब उसका ये था कि मेंटेनेंस फंड का जो मेरे पहले जेन में था कि वो एंडिंग स्टेटमेंट पे होता है, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन हुई कि वो 90 कंसेक्यूटिव डेज रखना होता है, मेंटेन करना होता है, कि एक दिन भी आपका मेंटेनेंस फंड रिकॉर्ड नीचे ना गया हो। मेरा एंडिंग वन, तो अब वो मैंने जनवरी के स्टार्ट से शुरू किया है, वो जो एंड होगा मार्च के, मतलब 3 महीने 90 डेज का, तो मैं उसके बाद फौरन अप्लाई कर दूंगा बेबी के लिए। तो वो उस टाइम 5 महीने का बेबी होगा। तो एक तो ये पूछना था कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं बेबी का अप्लाई करूंगा, 800 तो मेरा अपना है, 533 बेबी का होगा, तो ये 1333 बनता है। मुझे 1333 प्रूव करना है कि अपनी मिसेज का 533 भी बीच में, क्योंकि वो एप्लीकेंट तो नहीं होगी, लेकिन वो टोटल 1866 बन जाता है। और आपने तो अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करनी है? नहीं, मेरी तो एक्सटेंशन 2013 में इंडेफिनेट आनी है। ठीक है, ठीक है। और पूछे, क्या पूछना है आपने? बस सर ये जरा क्लियर कर दो। थैंक यू। ओके, मैं बताता हूँ जी। ऑलराइट, नंबर 1 आपका सवाल ये है कि जी बच्चा आपका यहाँ पर हुआ है नवंबर 2011 में, आपके पास ऑलरेडी लीव टू रिमेन है अंडर टियर 1 जनरल। सो क्या आप उसको अभी तक आपने क्योंकि पहले मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट आपको समझ नहीं आई थी, अब आप उसके 3 महीने पूरे कर रहे हैं और 5 महीने का जब बच्चा होगा तो उसमें अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई मसला नहीं है। बात यही होती है कि जितना जल्दी करने उतना बेहतर होता है, क्योंकि एक अगले को कुछ सवाल पूछने का कोई मौका नहीं मिलता। बट इन एनी केस आपके केस में आपके पास एक अच्छा रीज़न है कि आपने पहले इमिग्रेशन रूल्स को अंडरस्टैंड नहीं किया था। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताता चलूँ कि मेंटेनेंस फंड जब आपने शो करने होते हैं तो आपने 90 डेज शो करने होते हैं। उसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि जी बस वो 2 दिन के लिए बस थोड़े से कम हुए थे, नहीं। अगर 90 डेज से 1 दिन कम है, अगर 800 पाउंड आपने दिखाना है और उससे 2 पाउंड कम है, तो वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देंगे, बिकॉज पैनकीना के बाद इसको इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा बना दिया गया। सो इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा होने का मतलब ये है कि इट्स मैंडेटरी, यानी इसमें आप कोई डिस्क्रेशन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर आपका 2 पाउंड भी कम है तो वो आपको उसके ऊपर रिफ्यूज कर देंगे। सो पहली चीज तो ये कि आपने जो अपना मेंटेनेंस फंड्स 90 डेज के दिखाने हैं, वो पूरे 90 डेज करने के बाद अप्लाई कीजिएगा। डिपेंडेंट फॉर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ फीस उसकी कंप्लीट आपको देनी पड़ेगी, एंड दैट्स इट। दूसरी बात, जहां पे मुझे थोड़ी सी आपकी बात की वो एक शक उठा है कि शायद अभी भी आपको प्रॉपर समझ नहीं आया कि आपने क्या करना है। जहां फंड्स दिखाने की बात है, आपको अपने 800 पाउंड दिखाने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज आप साथ अप्लाई नहीं कर रहे। अगर आप साथ एप्लीकेंट होते तो फिर आपको अपना 800 पाउंड दिखाना है। अगर बच्चे के लिए आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, देन यू जस्ट नीड टू शो 533 पाउंड्स, क्योंकि आपने जब अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए अप्लाई किया था, उससे तो आपने अपनी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पूरी कर दी थी। उससे तो आपने अपना 800 पाउंड भी दिखाया होगा 3 महीने के लिए, अपनी वाइफ का 533 भी दिखाया होगा 3 महीने के लिए। अब बच्चा आपका आया है जो उस वक्त नहीं था। सो अगर अब आपसे कहा जाए कि जी अपने फंड्स दोबारा से दिखाओ, वो फंड्स का मतलब ये नहीं होता कि जी वो 800 पाउंड वो छाती के साथ लगा के आप 5 साल गुजारेंगे और उसके बाद जाके वो काम होगा। वो फंड्स आपने इस्तेमाल करने हैं। सो अगर 533 अब आपके बच्चे के लिए आपके पास मौजूद है, देन दैट्स मोर देन इनफ, दैट्स फाइन। आपने जो बैंक स्टेटमेंट्स अपनी शो करनी है, क्लियर करता चलूं, बैंक स्टेटमेंट जो आपने शो करनी है शुड शो, जब आप अप्लाई करेंगे उसके विद इन 28 डेज, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल 30 मार्च को अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट की जो डेट होनी चाहिए वो 2 मार्च के बाद की होनी चाहिए, ठीक, यानी विद इन द लास्ट 28 डेज। और उसके अंदर जो आप बैंक स्टेटमेंट्स लगाएंगे वो पिछले 3 महीने की होंगी, और वो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स यानी 90 डेज की बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर कंटिन्यूअसली आपका 533 पाउंड से नीचे 1 पाउंड भी नहीं जाना चाहिए, वो 532 कहीं नहीं होना चाहिए। So 533 and above रहे, that is your minimum requirement, which if you have maintained for 90 days, उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, provided आपकी बैंक स्टेटमेंट dated within last 28 days है। थोड़ा सा लगता है कंफ्यूजिंग, लेकिन आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली जो आपने पूछा था उसको मैं क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूं कि आप सोच रहे हैं कि आपको 800 पाउंड अपना भी शो करना है। आपको अपना शो नहीं करना, शो सिर्फ उनके लिए करना होता है जो एप्लीकेंट्स होते हैं। अब आप भी एप्लीकेंट नहीं है, आपकी वाइफ भी एप्लीकेंट नहीं है, सिर्फ आपका बच्चा एप्लीकेंट है। सो सिर्फ उसके लिए आपने 533 शो करना है, आपको बाकी सबका शो करने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपके पास कोई और पुरानी बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जो कंसेक्यूटिव एक 90 डे पीरियड को कवर कर रही हैं जिसमें 533 से नीचे नहीं गया, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं।
सो आपको वो आ गया, मार्च तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप मार्च तक इंतजार कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपका 800 पाउंड प्लस 533 पाउंड उसके अंदर हो, तो वो इट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट, उसकी आपको जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ 533 अपना शो करना है। इफ यू हैव दैट, यू आर फाइन ऑन दैट। ऑलराइट जी, आई होप जिन लोगों से आज बात हो गई उनसे उनके तमाम सवालों के जवाब कंप्लीट हो गए होंगे, उनको समझ आ गई होगी। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, हमेशा की तरह आपको ये कहूंगा कि आई होप कि मेरे जवाब में आपके सवाल का भी जवाब निकल आया। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में कहा था, इस वीकेंड पे इंशाल्लाह बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो ज़रूर रजिस्टर कराइएगा। अगर ईस्ट लंदन में अपॉइंटमेंट्स करना चाहते हैं, इंटरेस्ट हो तो ज़रूर रजिस्टर कराइएगा। हमेशा की तरह कहता चलूँ, अगर मुझे ढूंढना है, आप मुझे लॉ सोसाइटी की वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं, आप मुझे मेरी वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं, आप फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं। सो मुझे लोग बताते हैं बहुत के ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन अगर आप सिर्फ सोलिसिटर्स के वेबसाइट पे ही जाके लॉ सोसाइटी से आप सिर्फ नाम बताएंगे तो वहीं से आपको डिटेल्स मिल सकती हैं। इन एनी केस, अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड खुदा हाफिज।